हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एंशिएंट इंडिया में क्या इसका यूज़ था और वोटिंग कैसे करनी चाहिए, या फिर वोट असल में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं पर आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस आ चुके हैं और आप डेफिनेटली वोटिंग करने जा रहे होंगे, और डेफिनेटली आपकी अलग अलग पार्टीज होगी जिनको आप सपोर्ट करते हो, राइट। पर हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में इस चीज़ का जिक्र है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, तब हम इस चीज़ को लेकर आए थे, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहां पर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पाई जाती है। 26 नवंबर 1949 को इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, वहीं पर 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी का आखिर रियल मीनिंग है क्या? डेमोक्रेसी को असल में ग्रीक भाषा में डेमोक्रेटिया बोलते हैं। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। यानी कि जो डेमोक्रेसी वो चीज़ है जो जहाँ पर रूल जो है, जो अधिकार है, या फिर वो लोगों का है, राइट। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर मैं उसका बताऊं तो ये समझ लो कि ग्रीक में एंशियंट सिटी जो इनकी एथेंस है, वहाँ पर 5th सेंचुरी बीसी के करीब रूल ऑफ पीपल का जिक्र किया गया था, और ये ऑपोजिट था रूल ऑफ एन इलाइट के। यानी कि इसका पहली बार जो यूज़ हुआ था वो हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन जो हेरोडोटस हैं उन्होंने किया था, और अपनी जो वर्क्स हैं, उनकी जो फिलॉसफीज़ हैं, उसमें इस चीज़ का इन्होंने पर्टिकुलरली यूज़ किया है। वहीं पर इंडिया में वैशाली जो कि कैपिटल है वृजिका की, और वृजि जहाँ पर आते हैं 16 महाजनपद। महाजनपद होते हैं कंबोज, गंधारा, कुरु, शुरसेना, मत्स्य, अवंती, पंचला, कोसला, माला, काशी, वत्स, विरजी, चैत्य, मगधा और अंग और असका। ये जो 16 महाजनपद हैं, जहाँ पर इस चीज़ का जिक्र भी पाया गया है। कंसिडर किया जाता है कि 6ठी सेंचुरी बीसी के दौरान भी हमारे देश में डेमोक्रेसी थी। अभी क्या डेमोक्रेसी सिर्फ भारत में ही थी या फिर कहीं और भी थी? देखो, रोमन्स का रूल रहा। एथेंस जो कि डेमोक्रेटिकली काफ़ी मजबूत मानी जाती थी, एक ऐसी सिटी जहाँ पर लोगों द्वारा रूल किया जाता था, और लोगों की सहमति से ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो काम करते थे। इस चीज़ का जिक्र भी पाया जाता है। वहीं पर एंशियंट इंडिया या फिर ग्रीस हो, रोम एरा हो, या इवन दो वेरियस अदर जो हमारे विजयनगर एम्पायर हैं, यहाँ पर भी इस चीज़ का जिक्र है। अर्ली शाक्यास, कोल्या, मलक्कास, लिच्छवी, यहाँ पर बोला जाता था कि जो मेंस थे उनके द्वारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे लेकर आया जाता था, यानी कि वो डेमोक्रेटिकली काम करते थे, और ये रिच क्लास, सभी क्लासेस आती थी। और यही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर थी जो कि अनडेमोक्रेटिक थी, जैसे कि संघा और गणा, क्योंकि इनके पास थी कॉन्सेप्ट ऑफ अनइलेक्टेड नोबल्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाती थी। वहीं पर ग्रीक हिस्टोरियन जो थे डियोडोरस डियोडोरस सेल्यूकाई या फिर डियोडोराई सेल्यूकाई, इनको बोल दिया जाता है, डियोडोरस सेल्यूकस भी बोल देते हैं। ये एक फेमस हिस्टोरियन हैं जो कि समझो कि अलेक्जेंडर की दी ग्रेट का जो एरा था उससे 200 साल के बाद इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि इंडिया में कुछ जगह पर ऑटोनॉमस स्टेट्स या फिर ऑटोनॉमस रीजन है जहां पर डेमोक्रेसी का महत्व है। और यही नहीं, आप अगर देखोगे 10th सेंचुरी तक हमारे जो विलेजेस थे या फिर कुछ लोकल बॉडीज़ थी जो कि वेरियस एम्पायर्स को बिलोंग करती थी, जैसे कि मैं अभी बात करूं चोला एम्पायर की, तो वेरियस जो पेरुमल टेम्पल हैं वहाँ पर भी कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसी हैं जहाँ पर इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को दर्शाया गया है, यानी कि लोगों के द्वारा रूल जो था वो कहीं ना कहीं उसको प्रेफरेंस दी गई है। अभी कौन कौन सी टाइप होती है डेमोक्रेसी की? देखो, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, वोट होती है, ट्रायल्स विद ज्यूरी होती है। फिलहाल के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या कहीं है पूरे वर्ल्ड में? देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि पर्टिकुलर वोट, हर एक वोट कंसेंसस के हिसाब से चलेगा और मैटर करेगा, और ये ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में देखी गई है। वहीं पर इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ क्लास को एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिफाइन करता है, उनकी मांगे आगे लेकर चलता है। क्योंकि देखो, हमारा जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है, और इंडिया में काफ़ी लोग हैं, जिसकी वजह से हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना पड़ता है। अष्टध्यायी जो पन्नी की थी उसमें भी इस चीज़ का जिक्र पाया गया है, यानी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है, गना, पुगा, निगमा, जनपदा।
और देखो कौटिल्य फेमस, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो अधीन थे या फिर उनके जो मंत्री थे, एडवाइजर थे, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है, डेमोक्रेसी को प्रायोरिटाइज किया है सिटीजन्स के हित के लिए। यही नहीं, जो चाइनीज फेमस ट्रैवलर थे फाशियान, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है 5th सेंचुरी में कि जो यहाँ पर रूल किया जाता था, जो इंडिया की जो रिस्पेक्ट थी वो इसी आधार पर थी कि यहाँ पर जो लोग थे उनका रूल था, वो आगे चलते थे, यानी कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे और उनके हक में वो फैसले लेता था। अभी के लिए सिर्फ यही नहीं, वेरियस इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि साउथ इंडिया में अगर आप चले जाओ पेरुमल टेम्पल की इंस्क्रिप्शंस, उस पर भी ये चीज़ दर्शाई गई है। वहीं पर विजयनगर एम्पायर में भी सर्वसम्मति का जिक्र है, यानी कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन रखी गई थी। अकबर दी ग्रेट, इन्होंने भी सुलह कुल जैसे कई और नीतियां लेकर आए थे, जिसकी वजह से इन्होंने दीन इलाही इबादत खाना, जहां पर वेरियस जो रिलीजन को बिलोंग करते थे, जो भी उनके फिलोसफर्स होते हैं थे, वो डिबेट करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तो स्पेशली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ही आके लेकर आए थे और मराठा एम्पायर की फाउंडेशन रखने वाले भी यही हैं, और ये एडवोकेट करते थे कि डेमोक्रेसी के द्वारा ही गवर्नेंस होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का रोल कोई नहीं भूल सकता। वर्ल्ड की डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट अभी तक की है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1800 की स्टार्ट में ही इन्होंने इस चीज़ को आगे लेकर आए थे। दैट इज़ द रीज़न कि यूएसए को सुपर पावर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आफ्टर दैट स्विट्जरलैंड देखोगे, न्यूजीलैंड देखोगे, कनाडा, यूके, लग्जमबर्ग, और इंडिया का जो नंबर है वो 22nd पोजीशन पर है, क्योंकि 1950 में हमने हमारे अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दर्शा दिया था एज पर आवर प्रेम्बल, राइट। अभी के लिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, ये समझ लो कि एशिया में 19th नंबर पर इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक कंट्री है। एज पर दी वीडेम रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडिसेस के हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो स्कोर है 0.399 है आउट ऑफ 1। यहाँ पर कई क्वेश्चंस खड़े होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो था 2022 का, उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड है, यानी कि यहाँ पर कई एनोमलीज हैं, किसी तरह के कारण हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली तरीके से डेमोक्रेसी डिफाइन नहीं हो पा रही। नेशनल पार्टीज आपने देखी होंगी, अभी तक 6 पार्टीज हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी या वेरियस अदर, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, राइट। तो 6 पार्टीज हैं जो कि नेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। अभी इसका कोई क्राइटेरिया होता है? देखो, डेफिनेटली पार्टी अगर 2% सीट जीती है लोकसभा में, एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसको इजाज़त है और वो नेशनली रिकग्नाइज हो जाएगी। वहीं पर अगर पार्टी के पास 6% वोट शेयर है लास्ट असेंबली इलेक्शंस पर, या फिर 4 सीटें हैं 4 स्टेट्स में लास्ट लोकसभा पोल्स में, तो रिकग्नाइज कर दिया जाएगा। और वहीं पर अगर पार्टी को रिकग्निशन मिलती है 4 से ज़्यादा स्टेट्स में एज ए स्टेट पार्टी, तो उसको रिकग्नाइज कर दिया जाता है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो आप सेटिस्फाई करती है पहला क्राइटेरिया, जो कि 2% सीट्स का है लोकसभा में, और एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स में है, आपको 4 स्टेट्स में बहुमत हासिल है, तो दैट इज़ द रीज़न कि आप जो है एक नेशनली रिकग्नाइज्ड पार्टी है। वहीं पर अगर हम देखें तो नेशनली रिकग्नाइज्ड पार्टी जो है, उसके पास मैक्सिमम 40 के करीब स्टार कैंपेनर्स होते हैं, जो इनके पार्टी के एजेंडा या फिर मैनिफेस्टो को आगे लेकर चलते हैं। अभी के लिए 6 के करीब पार्टीज़ हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, और या फिर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट होगी, और लास्ट में नेशनल पीपल्स पार्टी, छठी, राइट। अभी आपको ये भी समझना होगा कि वोटिंग आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। मैंने आखिर टाइटल वोट दिया क्यों दिया? देखो, अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी वही है जहां पर गवर्नमेंट रन की जाएगी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, और लोगों के हित में वो काम करेगी। यानी कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट। और इसको वोटिंग के थ्रू ही हम आगे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखो, हर जो पर्सन है वो अपने एरियाज में जानता है कि कौन सा एमएलए सही काम कर रहा है और कौन सी पार्टी में वो बिलोंग करता है। डेफिनेटली आप उस हिसाब से अगर वोट करोगे तो पर्टिकुलरली आपको लास्ट में पता लगेगा कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है। सो रीसेंट रिफॉर्म्स भी इसके द्वारा किए गए हैं, जैसे कि नोटा का ऑप्शन लेकर आई थी गवर्नमेंट, यानी कि अगर आपको आपका कैंडिडेट नहीं पसंद तो नन ऑफ दी अबव कर दो। स्वीप लेकर आई थी, यानी कि सिस्टमैटिक एक वोटर्स हैं, एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, उसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है, या फिर कौन कौन से उन्होंने लास्ट मैनिफेस्टो में बोला था और क्या वो अभी तक उस पर खरे उतर पाए हैं। सो अगर आप चेंज लेकर आना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वही चुनोगे जो आपको पसंद आएगा, राइट।
सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उससे पहले लग जाता है, क्योंकि जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज आपको लेनी होगी, इसके बारे में जानना होगा कि जिसको आप वोट देने जा रहे हो कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं, यहाँ पर उसको उस पर कोई चार्जेस तो नहीं। सो इस चीज़ को जो देखने वाले होते हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी डेट अनाउंस करता है इलेक्शंस की, तो उससे पहले लॉन्च कर दिया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? आर्टिकल 324 के तहत जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। और देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक संहिता है, गाइडलाइंस है, जहां पर पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कैसे आप अपनी पार्टी को आगे लेकर चल सकते हो, या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी या करनी है, राइट, यानी कि अलाउड है। और इलेक्शन कमीशन इस पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि किसी तरह की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्रिएट करना या फिर वायलेंस क्रिएट करनी वो एक समझो कि अपराध है एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी है असल में, इसके पास कोई लीगलाइजेशन पावर नहीं है, बट बहुमत सहमति के साथ इसको एक्सेप्ट किया गया है। वहीं पर इसकी एवोल्यूशन कब हुई थी? क्या पहली बार इसको केरला में लाया गया था, केरला ने अडॉप्ट पहली बार किया था, उसके बाद इसको लोकसभा में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि देखो 1960 में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर जो थी केरला एडमिनिस्ट्रेशन करवानी बहुत ज़रूरी थी। सो एमसीसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1974 में इसको रिलीज़ कर दिया जाता है फॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और यही नहीं, ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज़ को सेटअप कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर अपनी नज़र बनाए रखें। और आने वाले समय में वेरियस चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो इस पर रिविजन्स भी होती हैं। 1975 में इसको रिवाइज़ किया जाता है, लास्ट रिविजन जो हुई थी वो 2014 में हुई थी। अभी की प्रोविजंस क्या हैं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये थोड़ी ना एक बार सुने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी चीज़ें बोल गए जो नहीं बोलनी चाहिए, यानी कि कुछ किसी तरह के भड़काऊ भाषण देने या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को एड्रेस कर देना। लाइकवाइज मुस्लिम्स को इन्होंने एड्रेस कर दिया कि ये जो भी आप अगर कांग्रेस आती है तो मुस्लिम्स को वो सभी संपत्ति बांट देंगे, या फिर जो भी है पर्टिकुलर एक रिलीजन को कमेंट करना या उस पर आप वोटिंग को हासिल करना। आई थिंक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं फिलहाल के लिए एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो गाइडलाइंस हैं। वहीं पर सिमिलरली सेक्शन 123 जो है सब पार्ट 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का अलाउ नहीं करता किसी तरह का भी रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की जाए किसी के साथ भी, और ये एज ए पॉलिटिकल टूल आप नहीं यूज़ कर सकते। पार्टीज़ को, लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को वेन्यू टाइम के बारे में बताना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कहीं क्लैशेस ना हो जाएं दोनों पार्टीज़ में। सो इसकी भी निर्धारणा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर्व्स एज ए कंपास फॉर डेमोक्रेसी को आगे लेकर आना है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही चलना होगा, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही चलना होगा। अभी इश्यूज क्या हैं? पहली बात, ये एक स्टैट्यूटरी है, यानी कि समझो कि सहमति के साथ कंसेंसस के द्वारा इसको लाया गया है, और अगर ये लीगलाइजेशन हो जाती है तो काफ़ी बेटर रहेगा। अदरवाइज ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से काम में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि देखो इस पर भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, इसको पावर देनी बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलर एक ट्रांसपेरेंसी के तहत इलेक्शंस हो सके और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उनको आगे लेकर आया जा सके। ये था आज का आर्टिकल। सो वोट अगर आपने देना हो तो ध्यान से देना, जो आपके एरिया में बढ़िया कर रहा है, जो एमएलए एमपी जो भी आपको अच्छा है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, डेफिनेटली वो डिज़र्व करेगा, और जो नहीं है या फिर उस पर किसी तरह के पास में क्रिमिनल चार्जेस हैं, डेफिनेटली उसको वोट नहीं देना चाहिए। एज पर ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।